हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र पटेल फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं आशा रखता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। हम आज बात करेंगे गुस्सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुस्सेट गुजरात में कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग या फार्मेसी, उसके लिए देना ज़रूरी है। हम आज का टॉपिक चालू करें उससे पहले अब अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल जाए। हाँ जी दोस्तों, तो हम आज का टॉपिक में बात करेंगे पहले गुस्सेट की एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। गुस्सेट की एग्ज़ाम जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। गुस्सेट की एग्ज़ाम में 110 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कैसे प्रिपरेशन करने की ज़रूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे कि गुस्सेट की एग्ज़ाम देने के बाद कहाँ कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, गुस्सेट की एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, गुस्सेट एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपने अगर मैथ्स रखा है तो मैथ्स या बायोलॉजी, जो बी ग्रुप है तो बायोलॉजी, उन 3 सब्जेक्ट का 40 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप की एग्ज़ाम है। 40 मार्क्स के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में। उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सुबह में 10 से 12 का पेपर रहता है, दोनों साथ में रहते हैं। दोपहर को 1 से 2 के बीच मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का पेपर रहता है। दोपहर के बाद 3 से 4 बजे के बीच बायोलॉजी का 40 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू टाइप रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का सुबह में साथ में 40 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर रहता है। उसमें आप पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री या दोनों का साथ में पेपर है तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। गुस्सेट की एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं बताऊँ कि अगर आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो उसका जो आपको नुकसान होता है वो आप गुस्सेट की एग्ज़ाम थ्रू रिकवर कर सकते हैं। कैसे कि जब आपका मेरिट बनेगा तब बोर्ड की एग्ज़ाम का 60% गिना जाएगा और गुस्सेट की एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स पाए होंगे उसके 40% लिए जाएंगे। दूसरी यहाँ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि गुस्सेट में जो भी क्वेश्चन है उनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसको आपको टिक मार्क करना है OMR शीट में। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर गलत है तो 25 मार्क्स आपके टोटल में से काट दिए जाएंगे, कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गुस्सेट में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर सोच समझ से देना है। अगर गलत हुआ तो 25 मार्क्स आपके टोटल में से कम होते जाएंगे। अगर सही है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। दोस्तों आगे बात करें कि गुस्सेट दूसरी तरह से कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आपने गुस्सेट लिया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं अगर अच्छा मेरिट है तो। अगर आपने गुस्सेट नहीं दिया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो गुस्सेट ज़रूरी है। दोस्तों अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा गुस्सेट में 110 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए। जी हाँ दोस्तों,
110 प्लस मार्क्स कैसे लिए जाएं। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करने से आपको 110 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। अगर वो आप सही तरह से उस पर काम किया तो आप 100% 110 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका पूरे दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, कब पढ़ाई करेंगे और कब उसका रिवीजन करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, RER। जी हाँ दोस्तों, RER। उसमें पहले 2 स्टेप है R और P। उसका सब स्टूडेंट उस पे काम करते हैं, स्टूडेंट उस पे R और P पे वर्क करते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो R है उस पे 10 या 15% ही बच्चे वर्क करते हैं और वही 10 और 15% बच्चे हैं वही 110 प्लस मार्क्स लाते हैं। तो ये RER फार्मूला क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम हमारा पूरे दिन का शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा वर्क करता है कि हम जो सिचुएशन में जो काम करते हैं वही सिचुएशन अगर फिर से क्रिएट हुआ तो जो वर्क जो काम हमने किया है वो रिकॉल अच्छी तरह से होता है। तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठे तब ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेजीनेस से मत बैठिए, आराम से पैर फैला के लेट के मत पढ़िए, लेकिन आप जैसे एग्ज़ाम देने बैठे अच्छे ड्रेस में, हो सके तो टेबल और चेयर पे बैठिए जैसे हम आप एग्ज़ाम पे बैठते हैं, और बाद में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा ही माहौल एग्ज़ाम में रहेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो भी स्टोर किया होगा, जो भी याद होगा वो फटाफट और एकदम स्मूथली बाहर आएगा और आपका बिना टाइम बिगड़े हुए आपको जो भी पढ़ा है वो अच्छी तरह से रिकॉल हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये करनी है कि आपको जब भी पढ़ने बैठे तब जैसे एग्ज़ाम देने बैठे, एग्ज़ाम में बैठे ऐसा माहौल क्रिएट करना है। दूसरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ सेट में 40 मार्क्स के जो पेपर है वो साथ में लिए जाते हैं 10 से 12 के बीच। तो हमको प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में, कि सुबह में आप 4 घंटे पढ़े फिजिक्स और केमिस्ट्री, सपोज 8 से 12 बजे तक आप पढ़ते हैं। उसमें एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का लीजिए, वो अच्छी तरह से पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं तब उसमें से जो भी आपको मेन टॉपिक लगे उसकी आप नोट्स बनाते जाइए, यानी कि वो टॉपिक आप एक नोट्स में अच्छी तरह से लिखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसकी जगह पे सिर्फ वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये टॉपिक में क्या क्या था, क्या क्या है। इससे आपका टाइम कम लगेगा रिवीजन करने में। सुबह में 4 घंटा आपने पढ़ाई कर ली 8 से 12 से बीच में, 12 के 1 के बीच में आप रिफ्रेश हो जाइए, खाना खा लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। 1 से 4 जो आपने सुबह में पढ़ा है वही चैप्टर में से कौन कौन से MCQ आ सकते हैं उसके बारे में प्रिपरेशन कीजिए। मैं बोलता हूँ
कि आप जो भी आपकी सिलेबस बुक है एनसीईआरटी की, वो पहली लाइन से लास्ट लाइन तक का चैप्टर पढ़िए, ताकि उसमें से ही ज़्यादातर एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पुराना जो गुजरात बोर्ड का सिलेबस था, यानी पुरानी बुक्स थी, वो लेकर आप बैठिए। उसके हर चैप्टर के पीछे अंत में लास्ट में एमसीक्यू दिए गए हैं, तो वो चैप्टर में से कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा आएगा। फिर शाम को 5 से 6 के बीच आप नाश्ता चाय पानी कीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। 6 से 8 आप 2 घंटे आपको मिलते हैं, तो आपको आपके ब्रदर या सिस्टर या अपने मम्मी पापा को बोल देना है पहले से कि ये चैप्टर मैं ऐड कर रहा हूँ, उसमें से जो भी आपको अच्छे एमसीक्यू लगे उसका एक पेपर क्रिएट करके बना के आपको दे। 40 मार्क्स के, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के। तो 6 से 8 आप वो जो 40 मार्क के जो 40 40 एमसीक्यूज़ की जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही आप बैठ के एग्ज़ाम दो, तो आपको पता चलेगा कि आपको जो चैप्टर सुबह में प्रिपेयर किया उसमें आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, तो आप उस पर फिर से वर्क कर सकते हैं। 8 से 9 शाम को फिर आपको खाना खाना है, रिफ्रेश होना है, जो भी करना है वो कर लीजिए। रात को 9 से 12 बजे के बीच आप अपना जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, वो कीजिए। उसके लिए 3 घंटे काफ़ी है, क्यों? बायोलॉजी पूरा थियरिकल सब्जेक्ट है, तो आप पढ़कर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, उसका कैलकुलेशन करना है, उसका सम आपको सॉल्व करना है, तो आप उसको आराम से 9 से 12 के बीच कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये ख्याल रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 2 घंटे का 40 मार्क्स का सब्जेक्ट में एग्ज़ाम है, उसमें फिजिक्स थोड़ा टफ रहता है, कैलकुलेशन वाले कोई उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि केमिस्ट्री पूरे का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं आता क्वेश्चन कि उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़े। यानी 40 क्वेश्चन आप आराम से 50 या 45 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आप 10 या 15 मिनट बचेंगे वो आप फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी आप फटाफट केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जितना टाइम बचेगा उतना आप फिजिक्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप 2 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके पूछा गया हो तो उसको आराम से पढ़िए और सही आंसर ही देना है। अगर गलत आंसर दे दिया तो आपको पता है कि -0.25 हो जाएंगे आपके मार्क्स में से। मैंने बताया था फॉर्मूला RPR। R मीन्स रीडिंग। जैसे हमने पूरा अपने दिन का शेड्यूल बनाया है 8 से 12, 1 से 5 या 6 बजे तक, और 8 से 7 से 9, वो पूरा शेड्यूल में रीडिंग कीजिए। P मीन्स प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आपको कब करनी है कि आज जो पढ़ा वो दूसरे दिन फटाफट जो आपने नोट्स बनाई है उसमें से आप पढ़ लीजिए, और सैटरडे संडे भी आप जो चैप्टर पूरे वीक में प्रिपेयर किए उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन लास्ट वाला आर जो है रिवीजन, वो ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि आपको आपके मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद है, क्यों? क्योंकि आपको फ्रीक्वेंटली उसका यूज़ करना पड़ता है, तो आपको वो याद रह जाता है। लेकिन कोई
दूर का सगा संबंधी उसका मोबाइल नंबर याद नहीं रहता, क्यों? उसको कभी कभी हमको कॉल करना जरूरी रहता है, तो हम उसका नंबर याद नहीं रखते। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ बारी बारी करते हैं, उसका फ्रीक्वेंटली याद करते हैं, फ्रीक्वेंटली उसको देखते हैं, रीड करते हैं, तो हमको वो याद रह जाता है, अच्छी तरह से याद रह जाता है, और जब ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी फॉर्मूला जो RPR है उसमें रीड, प्रैक्टिस और रिवीजन करना ज़रूरी है। वो आप सैटरडे और संडे, आप जो भी मंडे और टू फ्राइडे जो आपने चैप्टर प्रिपेयर किए उसको आप आंसर, उसके सब जो क्वेश्चन है MCQ, उसकी आप एग्ज़ाम अपनी तरह से लीजिए, अपना खुद का टेस्ट खुद कीजिए सैटरडे संडे, और जहाँ भी आपको माइनस पॉइंट लगता है, जो भी टॉपिक आपको अच्छा नहीं प्रिपेयर किया है उससे फिर से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते टाइम आपने जो नोट्स बनाए या मेन टॉपिक बनाए उसको ही पढ़िए, तो क्या आपको फटाफट रिकॉल आ जाएगा। आपको खुद ने बनाई नोट्स, इसीलिए आपको याद रहेगा कि ये टॉपिक में ये आता था, तो आप फटाफट उस पर गौर करके अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने 1 महीना भी आपने प्रिपरेशन की, तो मेरी गारंटी है कि आप 110 प्लस मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है कि घूससेट देने के बाद कौन कौन से कॉलेज में हमको एडमिशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, घूससेट देने के बाद हमको सब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। गुजरात में आई हुई कोई भी इंजीनियरिंग या फार्मेसी कॉलेज में से एडमिशन मिल सकता है, सिवा 2 कॉलेज। एक है IIT गांधीनगर, दूसरा है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सूरत। वो दोनों के लिए हमको JEE मेंस एंड एडवांस देनी पड़ेगी, और उस पे से उसका एडमिशन होता है। उससे अलावा कोई भी कॉलेज ले लो, निगमा, PDPU, धीरूभाई अंबानी, उस सब में आपको घूससेट पे से ही एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, घूससेट क्यों देना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, वो आपको अभी समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आप प्रिपेयर करिए और 110 प्लस मार्क्स 100% ला सकते हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी करो अच्छा करो, अपने दिल से करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।